बाजार में भारी गिरावट के बाद निवेशक और ट्रेडर परेशान हैं। सभी के मन में अब यही सवाल है, ये गिरावट खरीदारी का मौका है या फिर अभी बाजार से दूर रहने में ही भलाई है? अगर खरीदारी का मौका है तो कौन से वो शेयर हैं जिन्हें शामिल करना चाहिए पोर्टफोलियो में? लंबी अवधि के नजरिए से बाजार कैसा दिख रहा है? इन सभी सवालों के सटीक जवाब के साथ हाजिर हैं कमाई का क्लब, आवाज इन्वेस्टर क्लब, जहां आप सीधे आकर देश के जाने माने एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछते हैं और मारामाल होने का फॉर्मूला जानते हैं। आवाज इन्वेस्टर क्लब निकला है, हम बहुत खुश हैं और ये हमेशा चलना ही चाहिए और इससे पब्लिक का, लोगों का बहुत बड़ा फायदा होता है। ये काफी इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम था, सुन के अच्छा लगा, नॉलेज मिला। उनके जो स्पीकर्स थे काफी एक्सपीरियंस है। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो आवाज इन्वेस्टर क्लब। जी हां, आवाज इन्वेस्टर क्लब को जबरदस्त रिस्पांस मिला है, आप सभी दर्शकों का प्यार मिला है। शुक्रिया करना चाहूंगा आपका इसके लिए और उन लोगों से माफी भी मांगना चाहूंगा जिनको आज हम आवाज इन्वेस्टर क्लब में यहां पर स्टूडियो में नहीं बुला पाए। और ये भी वादा करता हूं कि अगली बार आप सभी लोगों को जो आना चाहते थे इस बार लेकिन ऑडियंस की कमी की वजह से नहीं आ पाए हैं, उनको अगली बार जरूर हम एकोमोडेट करेंगे। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज फिर हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। यहाँ आईएफएल की अनु जैन और कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के पी फणी शेखर, जिनको आप सीएनबीसी आवाज पर हर हफ्ते हर रोज सुनते हैं और आप इनके व्यूज से काफी पैसा बना भी चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। अनु, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, ये जो हमारा इनिशिएटिव है ये आपको कैसा लगा? और ये भी बताइए, बाजार काफी घबराहट है बाजार में, 8.5% अपने हाई से निफ्टी करेक्ट हो चुका है, 15% बैंक निफ्टी अपने हाई से करेक्ट हो चुका है और गिरावट देखने को मिलेगी भारतीय बाजारों में। क्या 8,200 के स्तर भी आ जाएंगे या फिर इस समय खरीदारी कर लेना चाहिए? आप क्या करेंगी? पहले तो बहुत बहुत मुबारक, जो ये इनिशिएटिव है ये अपनी तरीके से अनोखा है, बिकॉज खुद आके और एक टेलीफोन पे पूछने में बहुत फर्क पड़ता है एंड आई थिंक जितनी इन्फॉर्मेशन हो वो आज के ज़माने में कम है, तो उन दैट सेंस बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मार्केट्स जहाँ तक की सवाल है कि अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए देख रहे हैं तो 9,100 के बाद जब आपको 8,250 या 8,300 के लेवल दिख रहे हैं, अगर आप साल भर से ज़्यादा का व्यू रख रहे हैं मार्केट में तो इस यहाँ से आपका पैसा ज़रूर बनेगा। हाँ, इन 15-20 दिन में आप हो सकता है 8,170 जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो एक बार को आप छू सकते हैं। बट गिवन की मार्केट्स अभी ऐसे हैं और कल से एक क्रूड के ऊपर भी पुश बिकॉज ऑफ ग्लोबल सिचुएशन आया, थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगी। बट मेरे ख्याल से पैसा तभी बनता है जब आप अक्रॉस द बोर्ड जो दूसरे कर रहे हैं उसके अलग करें। अगर सेलिंग प्रेशर है तो बाइंग इज डेफिनेटली अ गुड आइडिया एट दिस टाइम। बिल्कुल फणी जी, आपका भी स्वागत है। ये बताइए कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा और आप बताइए जिस तरह से मार्च सीरीज में हमने देखा हर अच्छी खबर पर बाजार में बिकवाली देखने को मिली, क्या ये नई सीरीज भी ऐसी रहने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो निवेशक नामक एक विलुप्त होते हुए प्रजाति के लिए आपने ये इनिशिएटिव लिया, इसके लिए मैं पूरी इन्वेस्टर कम्युनिटी की तरफ से आपको बधाई देता हूं। देखिए, निवेश जो है ये एक सोचने का तरीका है, ये एक जीवन की शैली है, ऐसा मेरा मानना है। और निवेश के जो नुस्खे हैं, मैं चाहता हूं कि चूंकि यहाँ हर आयु वर्ग के हमारे ऑडियंस बैठे हुए हैं, निवेश के जो नुस्खे हैं ये केवल शेयर बाजार में नहीं लगते हैं, ये हर एसेट क्लास में लगते हैं और अगर मैं इसको और आगे ले जाऊं तो ये जिंदगी में भी सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जो है निवेश को आप बिल्कुल नैरो तरीके से कि केवल शेयर बाजार में किस तरीके से हम पूंजी बनाएं उससे न जोड़ते हुए इसको एक ज्यादा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और बाजार में जिस तरह से टेंशन है, क्या करना चाहिए गिरावट में खरीदारी? और ये भी बताइए सीरीज पर आपका क्या व्यू है जो नई सीरीज शुरू हुई आज? देखिए, सीरीज पे मैं किसी भी सीरीज पे मैंने अपनी राय नहीं रखी है, ये आपको पता है। मैं एक निवेशक हूं और एक निवेशक होने के नाते जब मैं देखता हूं कि आने वाले साल 2 साल का क्या नजरिया है तो मुझे खासकर पिछले 1 महीने में कुछ भी ऐसा दिखा नहीं जो मुझे अपना व्यू रिवाइज करने पे मजबूर करे। देखिए, एक तरफ हमने जो है ऑल टाइम हाई लगाया, उस समय पूरा बाजार खुश था, उस समय खूब सारी मिठाइयां बटी
मुबारकबाद एक दूसरे को लोगों ने दी। उसके बाद ऐसा क्या हुआ, अगर मैं देखता हूं तो अच्छा ही हुआ। एक कोल ऑक्शन जो है संपन्न हुआ, टेलीकॉम ऑक्शन में सरकार ने खूब पैसे बनाए, 2 अध्यादेश जो है जो सबको लग रहा था कि शायद बिल ना बन पाए वो बिल बन गए, तो अच्छा ही हुआ है। तो उसके बाद जो बाजार करेक्ट हुआ है, इसे मैं एक टेक्निकल सिचुएशन मानता हूं, क्योंकि ये जो येमेन की समस्या है इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था कल परसों तक, और शायद हो सकता है 2 दिन के बाद कोई बात ना करे। तो एक टेक्निकल सिचुएशन है, FIIs मुनाफे पे बैठे हुए हैं, वो अपना जो है डॉलर ले जा रहे हैं, तो ठीक है। मुझे लगता है कि भारतीय निवेशकों को इसका फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, तो गिरावट एक खरीदारी का बेहतरीन मौका है और ये मौका आपको नहीं छोड़ना चाहिए। काफी सारे दर्शक हैं स्टूडियो में। आशीष जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए क्या सवाल है आपका हमारे एक्सपर्ट से आज। सर, मेरा नाम आशीष तिवारी है और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा CNBC आवाज को, जो उन्होंने आवाज इन्वेस्टर क्लब शुरुआत की है। शुक्रिया। इससे हमें यहाँ आने का मौका मिला है। और सर, मैं बताना चाहूंगा कि मैं न्यू इन्वेस्टर हूँ इन दिस मार्केट। ओके। और जनवरी में ही मैंने ट्रेडिंग चालू किया है। अभी रिसेंटली मैंने अशोक लीलैंड 100 क्वांटिटी बाई किया है एट द रेट ऑफ 63। सो मैं 1 साल का नजरिया रखता हूँ। तो मैं जानना चाहूंगा आप सबसे कि मुझे किस वक्त इस स्क्रिप्ट से बाहर आना चाहिए, अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। मुनाफे को कब वसूल करें ये जानना चाहते हैं अनु। अच्छा रिटर्न दिया अशोक लेलैंड ने सबको पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी और काफी समय से। ये बताइए, ये तेजी जारी रहेगी क्या? CV साइकिल बदल रहा है, जैसे कि हमने साइकिल्स में देखा है कि CVs डू वेल। थोड़ा जल्दी भाग गया है, लेकिन इट लुक्स कि इट विल डेफिनेटली गिव एटलीस्ट नॉट एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ रिटर्न जो पिछले साल मिले थे, बट अगर इन्वेस्ट करते रहेंगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। जो आपने एक शब्द बोला कि मैंने ट्रेडिंग अभी शुरू की है, तो वो ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने 63 में लिया है और अगर वो आपको समझिए 60 रुपए में मिलता है, बिकॉज उसका एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो दिखा रहा है कि इस समय बिकवाली है, तो आपको 60 रुपए तक वो देखने को मिल सकता है। लेकिन उम्मीद है आपको 1 साल में इसको 80 रुपए तो दिखेगा, बट उस समय भी आपको सोचना चाहिए, बिकॉज आप इस समय घुस रहे हैं जबकि CV साइकिल इस समय बदल रहा है। ये 3 से 4 साल अप मूव्स आएंगे जिसमें रेवेन्यूज भी ऊपर जाएंगे, मार्जिन्स भी ऊपर जाएंगे। तो जो आपको इसका मेन मूव दिखेगा वो आपको 17-18 में दिखेगा। तो अगर आप अभी से लेके ये 3 साल तक यू स्टे इन्वेस्टेड, तो उसमें मैं एक आपको लेवल नहीं दे सकती कि आज आपने 63 रुपए में खरीदा आपको तब 100 मिलेगा कि 120 मिलेगा। लेकिन आई थिंक ईयर ऑन ईयर आपके एटलीस्ट 20-25% रिटर्न जब तक कि मार्केट अप साइकिल में है। तो ऐसे डाउन साइकिल्स में अगर आपने 100 शेयर लिए हैं, अगर आपके पास उस समय लिक्विडिटी है, तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप थोड़ा ऐड कर सके। मेरा पॉइंट यही है, कन्विक्शन के 7-8-10 स्टॉक पकड़िए, लेकिन फिर उसको कन्विक्शन पे अगर नीचे आता है तो उस पर टेंशन लेने की बजाय एक अपॉर्चुनिटी देखिए कि मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। चलिए, तो पैनिक करके बेचिए मत। गिरावट हो अगर बाजार में, तो अगर आपके हाई कन्विक्शन आइडियाज हैं उसमें बने रहिए, तभी आपको लंबी अवधि में अच्छा फायदा होगा। चलिए, आवाज इन्वेस्टर क्लब में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। अगर आप भी इस क्लब में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मुंबई के स्टूडियो में आना चाहते हैं और हमारे एक्सपर्ट से अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, तो आपको अपना मोबाइल फोन उठाना है, लिखना है AIC और लिखना है इंटरेस्टेड और भेज देना है 51818 पर। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। मैं गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर हूं और मुझे बहुत अच्छा चांस मिला कि मैं फंड्स को कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूं मार्केट में। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान अनु और फणी हमारे साथ बने हुए हैं और काफी सारे दर्शक भी स्टूडियो में मौजूद हैं जो अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। आप बताइए, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और अब रिटायर हो चुके हैं और अब अपना पैसा बाजार में लगा रहे हैं। जी हाँ, मेरा पूरा नाम है राकेश कुमार सक्सेना। मैं 38 ईयर्स फिल्म्स डिवीजन में काम करके रिटायर्ड हुआ हूँ और मैंने अभी तक L&T एंड PSU बैंक, BO बॉब और यूनियन बैंक, SBI, ICICI इनमें इन्वेस्ट किया हुआ है। और मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा एरिया है जहां मेरे को लॉन्ग टाइम में भी अच्छा रिटर्न मिल सके। तो PSU बैंकिंग शेयर्स काफी सारे हैं आपके पोर्टफोलियो में, जैसा कि आपने कहा। कोई खास वजह इनके पीछे? क्योंकि उसमें कम से कम बैंक इंटरेस्ट तो मेरे को मिलेगा, ऐसा मेरे को उम्मीद है। ओके। फणी जी, आप बैंकिंग सेक्टर काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, ये बताइए PSU बैंकिंग स्टॉक्स ने हाल में अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया है, क्या व्यू बन रहा है आपका PSU बैंकिंग स्पेस में? अच्छा करेक्शन यहाँ देखने को मिला है?
अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिला है और मुझे लगता है कि हाल में तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, पर हो सकता है कि 2-3 साल के बाद भी आपको बहुत ज्यादा वो निराश ही करें अगर आप उन्हें निजी क्षेत्र के बैंकों से आप कंपेयर करें तो, क्योंकि उनके सामने कई सारी चैलेंजेस है। सबसे बड़ी दुश्वारी उनके आगे ये है कि सरकार किस तरीके से अपनी हिस्सेदारी उनके अंदर 50% से कम करने में सफल होती है। ये एक पॉलिटिकल मामला है। ये एक इकोनॉमिक मामला होता तो बहुत जल्दी ये निपट जाता, लेकिन एक पॉलिटिकल मामला है। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी दुश्वारी और सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अदरवाइज बहुत वेल प्रोफेशनली रन बैंक्स वो भी हैं, लेकिन अगर आप मेरी राय पूछे तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पीएसयू बैंक्स की बजाय जो है प्राइवेट बैंक्स में निवेश करें तो ज्यादा आपको बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे। हार्ड अर्न मनी है आपका। देखिए पीएसयू से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन वैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दिखा रहे हैं, लेकिन एलएनटी पर भी आपका सवाल है। अनूप, एलएनटी लंबी अवधि के लिए किस तरह के रिटर्न दे सकता है शेयर? अच्छा रिटर्न देगा। जैसे कि हमने सीवी साइकिल की भी बात की थी, तो अब बदल रहा है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंड शुरू हुआ है वो काफी कुछ पिछले बजट से और इस बजट तक हमने काफी स्पेंड देखा है, तो ये रुझान रहेगा। एंड आई थिंक ओवरऑल जो अभी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मिडिल ईस्ट के ऑर्डर्स लासन में प्रॉब्लम है, लॉसेज आए हैं, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल काइंड ऑफ गेट मिटिगेटेड। बट जो आपको एक सडन मूव पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में मिला है, वो हो सकता है अगले 3-4 महीने में आपको ना देखने को मिले, बिकॉज ये क्वार्टर के रिजल्ट्स कोई खास एक्सपेक्टेशंस नहीं है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर से, बट ओवर द नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स आपको शायद बिल्डअप बेटर लिखे। लेकिन हाँ, 3 साल 4 साल के व्यू से अगर आप देख रहे हैं तो ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न देगा, आप उसको पकड़ के रखिए। ओके, प्रभात जी भी हमारे साथ हैं। प्रभात जी का सवाल ले लेते हैं। प्रभात जी बताइए। पिछले 1 महीने से मैं इस बाजार में थोड़ा करके इन्वेस्ट करना शुरू किया था, तो मेरा सवाल तो एक एलएनटी पे था जो सर ने पूछ लिया है। दूसरा है मेरा कि मेरे पास जीएसएफसी के हैं कुछ 100 शेयर हैं, मैंने जो फिलहाल 2 हफ्ते पहले लिया था, और पीएफएस पीटीसी फाइनेंशियल इंडिया का जो है वो है, फिर श्रीकालाहस्ती पाइप है, जो कि आपके चैनल पे ही जो वैल्यू पिक है ये सारे, उसको ही मैंने लिया था। आपने लंबी अवधि के लिए डाला था, 2-3 हफ्ते के लिए डाला? नहीं, मैं 4-5 साल के लिए डालना 4-5 साल के लिए डाला था। मेरा मूड ये था कि मैं इसमें एक जो वैल्यू पिक है आपके, उसमें कुछ पैसे डाल के 4-5 साल के लिए छोड़ दूं। जी, इस हिसाब से मैंने डाला था। ओके, तो मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल, मार्च सीरीज में जिस तरह से हमने देखा 600 पॉइंट निफ्टी में तेज गिरावट देखने को मिली, मिड कैप स्टॉक्स भी काफी पिटे हैं। ये बताइए, अब इनका भी हालांकि लंबी अवधि का है, पीएफएस है इनके पास, जीएसएफसी है, कैसे लगते हैं शेयर आपको? देखिए, 2 थिंग्स, एक तो मार्केट गिरेगा तो सारे स्टॉक्स गिरेंगे। दूसरी बात, स्टॉक्स अच्छे हैं बट फर्टिलाइजर स्टॉक्स हमेशा बारिश के साथ ही चलते हैं, और फर्टिलाइजर पैनल में अदर स्टॉक्स हैं जो ज्यादा बेटर लगते हैं जीएसएफसी से। तो चाहे आप इफ आई वांट टू से प्रोबेबली आपका कावेरी सीड्स है, बायर है, वो आउट परफॉर्म करेंगे। कुछ वही स्टेट है, जैसे फनी ने कहा पीएसयू बैंक्स वर्सेस प्राइवेट बैंक, तो ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो है उसमें थोड़ा बेटर करेंगी। और जहां तक कि पीटीसी फाइनेंशियल्स और है, आई थिंक वो दे विल मूव विद द बैंक इंडेक्स। तो बैंक इंडेक्स ने आपको काफी बड़ी गिरावट दी है, इसलिए आपने वो देखा है। मिड कैप्स हमेशा वोलेटाइल ज्यादा रहेंगे आपके लार्ज कैप से, तो अगर आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं तो आप डेफिनेटली उसमें रहिए। अगर आपको वोलेटिलिटी तकलीफ देती है तो लार्ज कैप्स में ही रुकिए, बिकॉज उसमें आपको वोलेटिलिटी रिलेटिवली कम दिखेगी। पर जहां तक की स्टॉक्स हैं, इन द लॉन्ग रन दे विल गिव यू रिटर्न्स। सिर्फ मेरे को यह है कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बेटर पिक्स हैं जो आप ले सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। और कौन से वो बेटर पिक्स होंगे? आई वुड से प्रोबेबली एट दिस टाइम यूनाइटेड फॉस्फरस काफी बढ़ चुका है, बट यूफॉस आप देख सकते हैं उसका रिजल्ट्स अच्छे आए। उसी सेक्टर में एग्रीकल्चर में आपके पास बायर है, आपके पास बेसिकली कावेरी सीड्स है, विच वुड प्रोबेबली लुक बेटर। ओके, तो प्रभात जी इन शेयरों को भी लेके देखिए, लंबी अवधि का नजरिया रखिए और घबराइए मत, बने रहिए इन शेयरों में। आरसीएफ के बारे में भी 1-2 बार राय दी गई थी खरीदने के लिए, शायद इसी सेक्टर से है आरसीएफ, उसके बारे में आप देंगे राय क्या? देखिए, सारे जो स्टॉक्स हैं वो आपके मॉनसून रिलेटेड है, तो वो आपका मॉनसून्स के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होगा। आपने अगर देखा होगा पिछले साल, क्योंकि मॉनसून्स इतने अच्छे नहीं थे तो ये सारे स्टॉक्स अंडर परफॉर्म किए थे, तो चाहे वो कोई भी स्टॉक हो वो वहां पे करेक्ट किया है। इस साल का मॉनसून्स का जो फर्स्ट कट आया है वो पॉजिटिव न्यूज आया है, जो फर्स्ट रीडिंग आई है जियोलॉजिस्ट बोल रही हूँ, जो मीटरोलॉजिस्ट है, तो वो बेसिकली आपको पॉजिटिव व्यू देता है। लेकिन वो सेक्टर इस समय सबसे क्रूशियल सेक्टर नहीं है जहां आपको सबसे बेटर मूव दिखेगा। तो एक कॉन्सेंट्रेटेड पूरे एक सेक्टर पे आप हो जाएंगे तो आपका पोर्टफोलियो बहुत, जिसको हम बोलते हैं, एक तरफा हो जाएगा। तो सारे एक ही लेवल के स्टॉक्स रखने के बजाय उसको आउटस्प्रेड कीजिए। आई थिंक आपके क्वेश्चन से थोड़ा सा
सा डिविएट होते हुए आपको जो निफ्टी का एक वेटेज है हर सेक्टर का, चाहे वो बैंकिंग है चाहे वो इंडस्ट्रियल्स है, उसके अनुसार आपको भी आपका पोर्टफोलियो चाहिए। बिकॉज आप जब उसका बेंचमार्किंग करते हैं, आप निफ्टी से करते हैं कि निफ्टी 20% बढ़ा, मेरा पोर्टफोलियो इतना बड़ा, तो उसमें जो सेक्टर्स है लगभग वही आपके पोर्टफोलियो में भी होने चाहिए। तो एग्रीकल्चर का जो पोर्टफोलियो में अगर आप CNX 100 देखेंगे या वो देखेंगे तो 3 से 4% है, और अगर आपके पोर्टफोलियो में वो 40% है तो आपका बहुत स्क्यूड हो जाता है पोर्टफोलियो। तो अगर आपके पास RCF भी है, GSFC भी है, तो एक कंसोलिडेटेड एक स्टॉक लेके उसका 3 से 4% आपका पोर्टफोलियो में होगा, दैट वुड बी अ वैलिड पॉइंट। चलिए, उम्मीद करते हैं प्रभात जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप संतुष्ट हैं। चलिए इसी नोट पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार भी काफी सारे दर्शक और हैं स्टूडियो में जो अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। हमारे दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। नॉर्मल जो इन्वेस्टर्स आते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, उनको ये मौका मिलता है कि उनका जो ट्रेडिंग का जो नजरिया है वो एक एज पर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब। हमारे दो खास मेहमान फनी और अनु हमारे साथ बने हुए हैं और काफी सारे दर्शक हैं जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। शकुंतला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए आप क्या करती हैं, हाउसवाइफ हैं क्या, और कितने साल से निवेश कर रही हैं बाजार? पहले तो मैं अपना पूरा नाम बताती हूँ। शकुंतला शेखावत, अंधेरी से आई हूँ मैं और हाउसवाइफ हूँ जी, और थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करती हूँ शेयर मार्केट में और थोड़ा ट्रेडिंग भी करती हूँ। तो अभी मैंने जस्ट रिलायंस कैपिटल लिया था 532 में और इन्वेस्ट करके तो मैंने 350 में रखा है और ट्रेडिंग के हिसाब से ये लिया रिलायंस कैपिटल। हाँ, तो इंश्योरेंस बिल पास हुआ, उसके बाद में वो ऊपर भी गया, पर अभी वो 100 रुपीज वापस नीचे आ गए। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अनु बताइए। ये जो आपने नया लॉट लिया, ये भी इन्वेस्टमेंट था या ये ट्रेडिंग का था? ये ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था। तो मतलब आपकी एवरेज कॉस्ट 400-450 की है। हाँ, और अभी वहीं पे चल रहा है। हाँ। देखिए, इंश्योरेंस बिल पास हो गया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस की जो स्टॉक्स थे वो अपने लेवल से ऊपर ही भागे हैं। चाहे आप मैक्स देखिए, चाहे ये देखिए, बजाज फिनसर्व, सभी करेक्ट किए हैं जहां तक कैपिटल को तो थोड़ा ज्यादा ही वो हाई बीटा स्टॉक्स में आता है, क्योंकि ADAG ग्रुप इटसेल्फ थोड़ा सा हाई बीटा होता है। में जैसे वो 645 गया, रिलायंस इंफ्रा 820 तक गया, अभी इसमें अटक गए हम। देखिए, जो हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं वो ज्यादातर ट्रेडर्स के होते हैं, और अगर आप ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक लेते हैं तो लेने से पहले एक मानसिक रूप से एक स्टॉप लॉस की थ्योरी हमेशा बना लीजिए। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपका पहला कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है और दूसरा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे, और वो आप बहुत क्लियर होने चाहिए कि आपने उसको इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है कि ट्रेडिंग के लिए लिया है। पहला तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैंने कैश में लेके रखा है, मगर दूसरे में अटक गए। तो दूसरा कैश में है कि FNO में? फंडो है। हाँ, तो जब आप वो लेते हो तो मेंटली बहुत क्लियरली उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए था। अगर आपने जहां पे भी लिया है, मैक्सिमम अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो 5% से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होता है। आप वहां निकल जाते तो आप 15% या 10% नीचे वापस उसमें निवेश कर सकते थे। अब वो जनरली लोगों के साथ यही होता है कि वो होता है ट्रेडिंग और वो बन जाता है इन्वेस्टमेंट। तो अब तो आपको जब तक आपका कॉस्ट नहीं मिलेगा, आपको एक पकड़ के रखना पड़ेगा। उस समय बेसिकली आपको रिलेटिव वैल्यूएशन देखना पड़ेगा कि बजाज फिनसर्व कहाँ है। प्रॉब्ली आपको एक बार फिर ये क्वेश्चन उस समय पूछना पड़ेगा, बिकॉज अभी मार्केट रिकवर करेगा तो ये स्टॉक भी रिकवरी डेफिनेटली देखेगा। हाई बीटा स्टॉक है तो आपको अगर 1.5-2 महीना कम से कम होल्ड करने का रखना पड़ेगा ताकि आपकी कॉस्ट निकल जाए, फिर उस लेवल पे देख लीजिएगा। बिकॉज आई थिंक FNO जब तक आप अच्छी तरीके से समझते नहीं है तो उसमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। बिकॉज जो कैपिटल आपको कैसे लग रहा है? जैसे चलता है मार्केट चलता है उसके साथ में तो ये नहीं चलता है, मगर जब इस स्टॉक को चलना होता है तभी ये दिन में 50 रुपए भी बढ़ जाता है। मगर जब हम लोग लेके रखते हैं तभी ये स्टॉक एकदम नीचे जाएगा, और जिस दिन हम बेचेंगे वही दिन वो भागना चालू हो जाएगा। पहले तो आप अपना ट्रेडिंग पोजीशन कॉस्ट पे आए निकले, फिर उस समय और क्या बजाज फिनसर्व को देख लीजिए, उसमें भी इंश्योरेंस है, वो भी एक अच्छी वैल्यूएशन पे है, वो देख सकते हैं। या हम फिर से प्रॉबेबली इट्स नॉट वेरी इजी कि मैं आज आपको बता दूं कि उस दिन क्या किया जाए। वील हैव टू प्रोबेबली रीटेक इट एट दैट। बात आपसे भी पूछना चाहूंगा, ये बताइए, हमने देखा इंश्योरेंस बिल पास हुआ, सब लोगों ने मैक्स, आर कैप में पोजीशंस बनाई, और
उसके बाद अचानक से सेलिंग आई, शेयर नीचे आए। आपके हिसाब से इंश्योरेंस के लिए बेस्ट प्ले क्या है? वो बैंक्स जिनके पास इंश्योरेंस है, कंपनीज हैं, या फिर ये प्योर इंश्योरेंस प्लेस पर आप विश्वास रखेंगे लंबी अवधि के लिए? देखिए, लंबी अवधि के लिए मुझे लगता है कि बैंक्स जिनके पास इंश्योरेंस प्ले है वो ज्यादा बेहतर साबित हो सकती है, और इसका कारण जो है बड़ा सरल है। वो ये है कि इंश्योरेंस जो है फंडामेंटली एक कैपिटल गजलिंग बिजनेस है, जहां पे कि आपको लगातार हमेशा पूंजी जो है बिजनेस में लगानी पड़ती है। तो इसके चलते होता यह है कि जब आपके पास एक ही व्यवसाय हो और उसमें लगातार पूंजी की जो है जरूरत पड़ती हो, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि जो वैश्विक बाजार होते हैं, पूंजी बाजार होते हैं, वो हमेशा एक तरीके के नहीं होते हैं। प्लस आप पे बड़ा जबरदस्त प्रेशर होता है कि आप उसको जो है प्रॉफिटेबल बनाएं। वहीं अगर आप देखें कि जहां आपके पास में एक बेसिक बिजनेस है बैंकिंग का जैसे, तो वहां पे आप एक एडिशनल इंश्योरेंस का जो है अगर आपके पास सब्सिडरी है तो वो व्यापार भी आसान हो जाता है। प्लस उस पर्टिकुलर सब्सिडरी के ऊपर प्रॉफिटेबल होने का उतना जबरदस्त प्रेशर नहीं होता जितना कि एक स्टैंड अलोन इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर होता है। बिल्कुल। और अभी भी अगर आप देखें, अगर लिस्ट करने की जब बात आएगी तो होगा ये कि जो वैल्यूएशन प्रीमियम जो कंपनियों को चाहिए उसका जो है मुझे लगता है कि बैंकों के पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है उसको नेगोशिएट करने की बजाय कि प्योर प्ले इंश्योरेंस कंपनीज के। तो बैंक से एक ज्यादा बेहतर विकल्प है अगर आपको लंबी अवधि के लिए इस इंश्योरेंस थीम पर खेलना है या फिर पैसा निवेश भी करना है। चलिए, वक्त हो गया है फिलहाल यहाँ पर इस शो को अंत करने का। शुक्रिया आप सभी का, अनु और फनी, आप दोनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए, और आप सबका भी शुक्रिया इस शो में आज पार्टिसिपेट करने के लिए।